हेलो दोस्तों, मेरे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ हिस्ट्री का सेशन और वो भी टॉप प्रश्नों का कलेक्शन के साथ। तो चलिए जानते हैं इन प्रश्नों का सॉल्यूशन, वो भी आसान भाषा में और विस्तार से। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पूर्वोत्तर से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? तो बारी बारी से सारे ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए है अंजलाई अम्मल। तो अंजलाई अम्मल की अगर बात कर लें तो अंजलाई अम्बल जो थी वो क्या थी, इस तरह से इसमें पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं कि ये दक्षिण भारत की भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी कौन? तो अंजलाई अम्मल जी। ठीक। और इन्होंने असहयोग आंदोलन से अपना राजनीतिक कैरियर को शुरू किया था। किसने? तो अंजलाई अम्मल में। तो अगर पूछे कि किस आंदोलन से, तो ध्यान रखिएगा असहयोग आंदोलन से, जो कि 1920 में शुरू हुआ था। वही बात करें, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रानी गांदुलियो, जो कि ऑप्शन नंबर बी। और इन्होंने ही पूर्वोत्तर से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। और अगर इनसे संबंधित पॉइंट जाने तो जवाहरलाल नेहरू ने इनको रानी का उपाधि दिया था। तो अगर आपसे पूछे कि गांदुलियो को रानी का उपाधि किसने प्रदान किया था, तो रानी की उपाधि किसने दी थी? रानी की उपाधि इनको दिया था किसने? जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखिएगा और नोट डाउन जरूर करिएगा। वहीं आगे बढ़ें तो और इनसे क्या जान सकते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन का नाम सुने ही होंगे आप लोग। तो इनका संबंध है उस चीज़ से। कैसे संबंध है? चूँकि ये मणिपुर राज्य से बिलोंग करती थी। किस राज्य से? अगर आपको ये प्रश्न पूछ दे कि रानी गांदुलियो जो थी किस राज्य से संबंधित थी, तो मणिपुर राज्य से। ठीक। और मणिपुर राज्य से ही इन्होंने क्या क्या था, इसलिए संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन। चूँकि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र मणिपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया था। इसके पहले यदुनाग ने किया था, लेकिन उनको फांसी हो जाती है और उसके बाद गांदुलियो इसका नेतृत्व करती हैं। इसीलिए बोले कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से भी इनका संबंध है। मणिपुर राज्य की अगर बात कर लें इसमें, तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसको मणिपुर में किस नाम से जाना जाता है? जिया लरंग आंदोलन। मणिपुर में अगर पूछ दे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है, तो जिया लरंग आंदोलन। तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन को। वहीं बात करें सुचेता कृपलानी जी की, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ये आपको पता है कि भारत की पहली मुख्यमंत्री बनने वाली महिला थी। और ये भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है कि भारत की पहली बनने वाली मुख्यमंत्री यानी कि सीएम कौन थी? तो सुचेता कृपलानी। और कहाँ की? तो यूपी की। ये भी ध्यान में रख लेना है। चलिए आज बढ़ते हैं अब अगले दूसरे प्रश्न की ओर, और इसी तरह से आपको हर प्रश्न का निचोड़ मिलते चलेगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न। सिकंदरा, जो कि आगरा का उपनगरीय क्षेत्र है, किसके मकबरे से जुड़ा है? ये प्रश्न है। तो ये जो जुड़ा हुआ है ये अकबर के मकबरे से जुड़ा है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। वहीं बात करें और क्या जान सकते हैं, अकबर ने अपना मकबरा का निर्माण स्वयं शुरू किया था, लेकिन जहांगीर ने पूरा करवाया था। तो इसको पूरा किसने करवाया था? तो जहांगीर ने पूरा करवाया था। शुरुआत हालांकि अकबर ने खुद किया था, ये चीज़ ध्यान रखना है। और अकबर का जो मकबरा है हिंदू, इस्लामिक, बौद्ध और जैन वास्तुकला पर आधारित है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसका मकबरा किस पे आधारित है? तो ध्यान रखना है हिंदू, इस्लामिक, बौद्ध और जैन, ये सब पर
वास्तुकला पर ही आधारित है इसका मकबरा। वहीं इस मकबरे का आकार अगर आपसे पूछ ले कि कैसा है, तो मकबरा का जो आकार है, देख लीजिए कितना छोटा छोटा पॉइंट और क्वेश्चन हमारा बन जाता है। पिरामिड नुमा है। क्या है? पिरामिड नुमा इसका आकार है और यह 5 मंजिला है। वही अकबर के मकबरे के ऊपर कोई गुंबद नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। उसी तरह अगर आपसे पूछ दे कि बाबर का मकबरा कहाँ है, तो काबुल में स्थित है। चूँकि और अकबर का मकबरा पर जान ही गए सारे चीज़। जहांगीर का मकबरा का अगर बात करें तो पाकिस्तान के लाहौर में है। कहाँ? तो शहादरा बाग में। तो ये सब चीज़ों आप सुन के भी नोट डाउन कर सकते हैं कि और सबका मकबरा कहाँ है। ऐसे यहाँ पर हम लिख ही देते हैं कि अगर बाबर का मकबरा पूछेगा तो काबुल कहाँ? अफ़गानिस्तान में। ये पॉइंट को नोट डाउन ज़रूर करना है, सारे पॉइंटों को। वही बात करें जहांगीर का, तो जहांगीर के सामने ही लिख देते हैं कि इसका मकबरा कहाँ है, तो शहादरा यानी कि लाहौर के पास पाकिस्तान में। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। शहादरा बाग में स्थित है इसका मकबरा। ठीक, बढ़ जाते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। और इसी तरह का आपको सारे विषय का सॉल्यूशन कराया जाता है टॉप प्रश्नों का कलेक्शन के साथ। तो प्लीज़ जितना हो सके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है, तो ये आपसे प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो मकबरा है ये सासाराम में स्थित है, बिहार के सासाराम जिला में स्थित है। क्या? शेर शाह सूरी का मकबरा। वहीं बात करें कि शेर शाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर किसने बताया है, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो किसने बताया है, एक पॉइंट यहाँ पर ये नोट डाउन करके लिख सकते हैं, कनिंघम ने। किसने? तो कनिंघम ने शेर शाह के मकबरे को क्या किया है, ताजमहल से भी सुंदर बताया है। ताजमहल से सुंदर बताया है। आजकल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं, इसलिए आपको लिखा दिया जाता है। वहीं शेर शाह का जो मकबरा है झील के बीच निर्मित अष्टकोणीय इमारत है। जो शेर शाह सूरी का मकबरा आपसे पूछा गया है सासाराम में, वो अष्टकोणीय इमारत है और इसको नवीन शैली के प्रारंभ का द्योतक भी माना जाता है इस मकबरे को। तो और इसमें क्या पॉइंट नोट डाउन करके लिख सकते हैं कि इस मकबरे को स्थापत्य शैली का, और ये सब प्रश्न आप देखिएगा कहीं न कहीं प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा हुआ भी है और आपको यहाँ उससे संबंधित और कराया जाता है कि क्या एग्जाम में और पूछ सकता है। पराकाष्ठा तथा नवीन शैली का प्रारंभ का द्योतक माना जाता है। प्रारंभ का द्योतक माना जाता है। ठीक, नोट डाउन जरूर करिएगा, आपका भी नोट्स तैयार हो जाएगा, आप ही लोग के लिए लिखा जाता है। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा हमारा 4 नंबर प्रश्न। लॉर्ड कर्जन के शासन के दौरान किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था? तो ये जो अधिनियम पारित हुआ था ये कब हुआ था? 1904 में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि इसका शासन इसी वर्ष में चल रहा था। वहीं बंगाल विभाजन किसके शासन काल में हुआ था, ये भी काफ़ी पूछा जाता है, जो कि 1905 में ही हुआ था। तो ये इसी का शासन था, लॉर्ड कर्जन का ही शासन था। चूँकि 1899 से लेकर 1905 तक लॉर्ड कर्जन का ही शासन रहा था और इसी में बंगाल विभाजन भी हुआ था। वहीं अगर ये प्रश्न पूछेगा कि भारत का सर्वाधिक अलोकप्रिय वायसराय कौन था, तो एक पॉइंट ये भी नोट डाउन कर सकते हैं कि भारत का सर्वाधिक
अलोकप्रिय, यानी कि जिसे पसंद ना करे, अलोकप्रिय जो वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड कर्जन ही था। ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। वहीं बात करें तो इसी के कार्यकाल में किसकी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया था? तो टॉमस रैले की अध्यक्षता में। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है कि टॉमस रैले, नाम देखिए कैसा कैसा है। टॉमस रैले की अध्यक्षता में क्या हुआ था? विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ था। ठीक। और कर्जन ने प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट भी पारित करवाया था 1904 में। फ्रेजर आयोग भी गठित किया था पुलिस सुधार हेतु। और कर्जन के काल में सबसे अधिक रेलवे लाइन का विस्तार किया गया था। ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है। कुछ कुछ बातें आप लोग सुन के भी नोट डाउन कर सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर 5 पे देखते हैं। 5वां प्रश्न हमारा क्या है? चेचू जनजाति विद्रोह दक्षिण भारत के किस क्षेत्र का जनजाति विद्रोह था? तो हमसे यहाँ चेचू जनजाति का पूछा गया, तो ये दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश का जनजाति विद्रोह था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। और ये 1921 से 22 में हुआ था। आंध्र क्षेत्र का किस क्षेत्र में? नलमल पहाड़ी क्षेत्र में हुआ था और इसको चेचू विद्रोह कहा गया। वहीं ये इसका जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे, ये भी पूछा जाता है। जनजाति विद्रोह का क्या, एक आपसे ईस्वी पूछ लेगा, एक पूछेगा किस क्षेत्र में हुआ था और एक पूछेगा कि नेतृत्व करता कौन थे। तो चेचू जनजाति विद्रोह के नेतृत्व करता थे के हनुमंते। कौन हनुमंते? तो के हनुमंते। ठीक। वही बात करें कि चेचू जनजाति जो है आंध्र प्रदेश के अतिरिक्त तेलंगाना, कर्नाटक और उड़ीसा राज्यों में भी पाया जाता है। तो राज्य में और क्या कौन कौन ध्यान रख सकते हैं? कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया और आपका उड़ीसा राज्य भी हो गया, जहाँ ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक। वहीं बात करें अगर भारत का सबसे बड़ा जनजाति का क्रम आपसे घटते क्रम में पूछ दे तो नोट डाउन करके लिख सकते हैं कि भारत के सबसे बड़े जनजाति क्रमशः घटते क्रम में। इस तरह से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, आप लोग बनाया कीजिए प्रीवियस ईयर पेपर। तो कौन हो जाएगा? भील, गोंड और कौन? संथाल। ये घटते क्रम में है आपका, ये ध्यान में रखना है। अब आइए प्रश्न नंबर 6 पे। और अगर आपको मेरा सॉल्यूशन कराना अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। इस सेशन से संबंधित आपका कोई प्रश्न सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी किया कीजिए। सिंधु लिपि किस ओर लिखी जाती थी? तो जो लिखी जाती थी ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। वही बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता संबंध स्थलों से तो सेल, खड़ी और मिट्टी पर चिन्हों का प्रयोग किया गया है। वही अगर आपसे पूछे कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है, ये काफ़ी बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो भाव चित्रात्मक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। वही बात करें और क्या इसमें मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा शब्द का मतलब जो है वो सिंधु सभ्यता से ही संबंधित है। तो ऐसे करके नोट डाउन लिख कर सकते हैं क्या कि मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित जो मेलुहा शब्द है, ये काफ़ी बार पूछा हुआ प्रश्न है। मेलुहा शब्द, इसका जो अभिप्राय है या फिर इसका जो मतलब है वो सिंधु सभ्यता से ही है। पूछ देगा किस सभ्यता से है, तो सिंधु सभ्यता से है।
वहीं आपको पता है कि सिंधु सभ्यता की जो खोज हुई थी वो कब हुई थी? 1921 में हुई थी और दयाराम साहनी जी ने किया था सिंधु सभ्यता का खोज। देखिए आप ही लोग के लिए पॉइंट बाय पॉइंट हम लिखते चलते हैं और आप लोग नोट डाउन किया कीजिए, आप ही को फ़ायदा करेगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको रिवीजन में मदद करेगा। आइए प्रश्न नंबर 7 की ओर। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताएं जिसमें त्रिभुजों के लिए नियमों का उल्लेख है। तो वो कौन सा बौद्ध ग्रंथ है? वो आपका हो जाएगा कौन सा? विनय पिटक। कहाँ है विनय पिटक? ऑप्शन नंबर बी में। ठीक, और आपको हम बौद्ध धर्म, जैन धर्म टॉपिक वाइज सेशन में फुल डिटेल के साथ पढ़ा चुके हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके वीडियो देखा कीजिए। वहीं बात करें मुख्य बौद्ध साहित्य का कि कौन था बौद्ध साहित्य का मुख्य, तो ये हो जाएगा मुख्य बौद्ध साहित्य जो कि त्रिपिटक। ये भी प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। और विनय पिटक हो गया जिसमें त्रिभुजों के लिए नियमों का उल्लेख है। वही त्रिपिटक की संख्या आपसे पूछदा तो कितनी है? 3 है। संख्या कितनी है इसकी? तो 3 है। वो कौन कौन पिटक हो जाएगा? पहला हो जाएगा आपका सूत पिटक, दूसरा हो जाएगा विनय पिटक और तीसरा कौन हो जाएगा? अभिधम पिटक। यही त्रिपिटक 3 प्रकार के हैं। और सूत पिटक की जो रचना है प्रथम बौद्ध साहित्य में आनंद द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो आनंद द्वारा किया था। और सूत पिटक में ही बुद्ध के उपदेशों का वर्णन है। ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है कि बुद्ध के उपदेशों का वर्णन किस पिटक में है? तो सूत पिटक में उपदेशों का वर्णन। वही विनय पिटक में बात करें तो इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी रचना उपाली के द्वारा की गई थी, तो ये ध्यान रखना। और विनय पिटक में संघ के आचरण और नियम का उल्लेख है। अभिधम पिटक की बात कर लें तो इसकी रचना की गई थी तृतीय बौद्ध संगीति में और इसमें बुद्ध के दार्शनिक विचारों का क्या है? संकलन है। तो ये सब सारे पॉइंट को ध्यान में रख लेना है। बढ़ जाते हैं आज के 8वें नंबर प्रश्न की ओर। किस स्थल से प्रथम खेत यानी कि कृषि भूमि का साक्ष्य मिला है? और ये बीपीएससी के फेवरेट प्रश्नों में से एक है, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेहरगढ़, जहाँ से कृषि भूमि का साक्ष्य मिला है। मेहरगढ़ की अगर बात कर ले तो इसको प्रारंभिक नवपाषाण कालीन एवं ताम्रपाषाण कालीन स्थल के रूप में भी जाना जाता है। तो इस तरह से भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि किसे जाना जाता है? तो मेहरगढ़ को ही जाना जाता है। वहीं बात करें कालीबंगा की, तो कालीबंगा कहाँ है? तो ये आपको राजस्थान में है, हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। ये भी हड़प्पा कालीन स्थल है जहाँ से काली चूड़ी मिली। वहीं लोथल किस नदी पर है? ये काफ़ी बार पूछा जाता है, तो भोगवा नदी के तट पर। और ये है कहाँ लोथल? तो गुजरात में। लोथल से चावल क्या हुआ है? चावल प्राप्त हुआ है, उसका अवशेष प्राप्त हुआ है, ये सब चीज़ पूछा गया है। बनवाली की बात कर ले तो ये कहाँ है? हरियाणा में। चलिए बढ़ते हैं आज के 9वें प्रश्न की ओर। देखिए जो प्रश्न सीधा सीधी पूछा जाता है उसका आंसर तो हम लोग जानते ही हैं, लेकिन जो आपको इसके साथ इतना डिटेल दिया जाता है वो आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनते हैं, क्योंकि इसी से प्रश्न आपको एग्जाम में दिखेंगे। ये अधिकतर लोगों को सीधा सीधी याद रहता है, लेकिन डिटेल में पढ़िएगा तो और भी प्रश्नों का आंसर आपको पता रहेगा। आ गया है लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? बिस्मार्क ने, काबूर ने, मेजनी ने या फिर गैरीबाल्डी ने? तो ये किया था गठन किसने?
ये क्या था, गैरीबाल्डी ने। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। वहीं बात कर ले, गैरीबाल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार कहा गया है। तो अगर आपसे पूछे कि इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा गया है, तो गैरीबाल्डी को ये संज्ञा प्रदान है। ठीक, और क्या जान सकते हैं, इटली का एकीकरण का 3 रत्न था। कितना रत्न था, तो 3 रत्न था। इसके ऊपर ही लिख लीजिए कि इटली के एकीकरण के 3 रत्न थे, और ये तीनों रत्न का नाम आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। पहला था मैजनी, दूसरा था गैरीबाल्डी, और तीसरा था काबूर, जो कि सारे ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो यही तीनों रत्नों का भी ध्यान में नाम रख लेना है। वहीं बात करें कि यंग इटली संगठन है जो कि मैजनी ने ही स्थापित किया था, और इटली का एकीकरण को अंतर्राष्ट्रीयकरण है जो काबूर ने किया था। तो इटली का एकीकरण को अंतर्राष्ट्रीयकरण किसने किया था, तो वो क्या था, काबूर ने। ये नाम याद रखिएगा। देखिए कितना डिफरेंट है, थोड़ा सा में कितना डिफरेंस हो जाता। इटली का एकीकरण का तलवार अगर पूछे तो वो गैरीबाल्डी, लेकिन इटली का एकीकरण को अंतर्राष्ट्रीयकरण किसने किया था, तब हो जाएगा कौन, काबूर। और हाँ, यहाँ लाल कुर्ती से कंफ्यूज नहीं हुआ। एक पूछ लिया जाता है आपसे प्रश्न कि लाल कुर्ती संगठन किससे संबंधित है, इससे कौन संबंधित है, इसकी स्थापना किसने की थी। तो याद रखिएगा क्या होता है, खुदाई खिदमतकार जिन्होंने किया था वही कौन थे, लाल कुर्ती संगठन के। उनका नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, आप लोग को बहुत बार बताए हैं। लाल कुर्ती खुदाई खिदमतकार, जिनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है। अब आप लोग का काम है इसका आंसर देना कि हाँ देखिए हमको याद आ गया, अब्दुल गफ्फार खां। आपको बहुत बार बताए हैं, क्या करिएगा कभी कभी दिमाग से स्लिप हो जाता है। तो लाल कुर्ती संगठन का गठन किसने किया था, अब्दुल गफ्फार खान जी ने, जिनको सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, और खुदाई खिदमतकार का भी इन्होंने ही किया था। आइए आज के प्रश्न नंबर 10 की ओर। 10 में देखते हैं क्या है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। तो आ गया फिर से मकबरा से संबंधित। इसके पहले भी हम लोग देखे कितना सारा मकबरा। तो यहाँ हुमायूं का पूछा गया है, ये आपका है दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और जहांगीर का अभी हम लोग जाने कहाँ है, लाहौर शहादरा बाग में स्थित है। बाबर का भी जान ही गए अभी कि काबुल में स्थित है। और किसका जान सकते हैं जो एग्जाम में पूछ लिया जाता, अकबर का मकबरा जान ही गए कि सिकंदरा में है। और आगरा में किसका है, तो आगरा में है शाहजहां का मकबरा, जिसने ताजमहल बनाया था अपनी मुमताज़ बेगम की याद में। वहीं बात करें और किसका मकबरा पूछा जाता है आपसे, तो एक पूछ लिया जाता है औरंगजेब का मकबरा। जब आया ही है मकबरा तो क्यों नहीं, जो इम्पोर्टेंट है सबका जान ले। तो औरंगजेब का मकबरा कहाँ है, तो औरंगजेब का है औरंगाबाद में। ठीक, और तो सबका बता ही चुके। हाँ, एक और किसका पूछ लिया जाता है, एक आपसे पूछ लिया जाता है बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ है, तो ये है रंगून में, यानी कि म्यांमार में। ठीक, अब यहाँ पे हुए 10 प्रश्न समाप्त, और हम लोग देखें ही कि 10 प्रश्न से कितनी सारी जानकारियाँ हमें और मिल गई। 11 नंबर प्रश्न है हमारा, अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया। तो ये किसने विलय किया था, लॉर्ड डलहौजी ने। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। और इसको जो अवध राज्य को विलय किया गया, तो अवध राज्य को एक संज्ञा दी गई थी। तो कौन सी संज्ञा दी गई थी ये पूछ लिया जाता, तो दुधारू गाय की संज्ञा दी गई थी।
कुछ ऐसे पॉइंट आपको मिलेंगे जो आपने कभी पढ़ा नहीं, सुना नहीं, तो घबराना नहीं है। ऐसे पॉइंट को नोट डाउन ज़रूर करना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दुधारू गाय की संज्ञा किसको दे दी गई थी? अवध राज को। ठीक, वही बात कर लें और क्या जान सकते हैं। इसमें पॉइंट ऐसा कुछ है नहीं बहुत ज़्यादा, तो क्या लिख सकते हैं कि अवध में जो विद्रोह हुआ था, यानी कि लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था? 1857 वाला विद्रोह का नेतृत्व करता तो बेगम हजरत महल, ये ध्यान रख सकते हैं, बेगम हजरत महल। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आज के 12वें प्रश्न की ओर। और आपको इसका PDF भी टेलीग्राम ग्रुप पे दे दिया जाता है, तो टेलीग्राम में जुड़ जाएं जाके। और प्लीज़ अगर आप लोग को अच्छा लगता हो तभी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। यकीन मानिए, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको यहाँ से बहुत ही हेल्प मिलने वाला है। तो जितना हो सके आप लोग बस पढ़िए, बाकी सॉल्यूशन करवाना मेरा काम है। आइए 12 नंबर, 1919 में महात्मा गांधी ने प्रस्तावित किसके खिलाफ एक सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला किया? तो ये किसके खिलाफ हुआ था? रॉलेट एक्ट के खिलाफ। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। वहीं बात करें मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट जो लाया गया था, भारत में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को रोकने के लिए लाया गया था। और 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में क्या किया था? राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया गया था। और यह प्रथम ऑल इंडिया लेवल का आंदोलन था। कौन? तो रॉलेट एक्ट। और इसको क्या कहा जाता है? बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील भी इसको क्या कहा गया है? इसको संज्ञा प्रदान है। तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बार आपको हम बता चुके हैं, लिखवा भी चुके हैं। तो जब प्रश्न रिपीट हो जाए तो रिकॉल कर दिया जाता है आप लोगों को। वही साइमन कमीशन का गठन किया गया था, ये आपसे डेट के साथ पूछा जाता है। और TRE 3 री एग्ज़ाम में इस बार पूछा भी गया। तो 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन किया गया था। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा हमारा 13वां नंबर प्रश्न। किस पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी नहीं है? तो जब भी नहीं है वाला प्रश्न आता है तो एक बार रुक के अच्छे से प्रश्न को ज़रूर पढ़ें। ऑप्शन ए है इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया तो ये इनकी पुस्तक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यही बुक तो सबसे बार एग्जाम में पूछा गया है, जो कि दादा भाई नौरोजी की है। ऑप्शन सी है द बॉन्ड्स एंड मीनेस ऑफ इंडिया, ये भी सही है। जो इनकी बुक नहीं है वो है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। लेकिन जब ये इनकी बुक नहीं है तो किनकी बुक है, ये भी तो पूछ सकता है। तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के जो लेखक हैं रमेश चंद्र दत्त हैं, जो इस पुस्तक के लेखक हैं। इन्होंने रमेश चंद्र दत्त ने 2 खंडों में भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक लिखा था। इसी का हिंदी होगा भारत का आर्थिक इतिहास, और इसको 2 खंड में लिखा था, यही चीज़ आपको। वहीं बात करें दादा भाई नौरोजी की, तो आपको पता है कि प्रथम पारसी अध्यक्ष थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्षता करने वाले। फिर ये कांग्रेस का 3 बार अध्यक्ष भी चुने गए थे। और आपको ये सब ग्रैंड ओल्ड मैन का भी इनको उपाधि प्रदान है। तो चलिए, ये सब जानकारी आप लोग को पहले भी बहुत बार बताया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है हमारा 14 नंबर प्रश्न। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो यानी कि भारतीय संघ की स्थापना आपसे पूछ ली गई, जो कि 1876 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। वहीं इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिसको शॉर्ट में SN बनर्जी लिख देते हैं। SN बनर्जी और
आनंद मोहन बोस द्वारा किया गया था इसका स्थापना। किसका स्थापना? इंडियन एसोसिएशन का, जो कि 1876 में। इसी संगठन के द्वारा पहली बार सिविल सर्विसेज की उम्र सीमा कम करने का विरोध भी पूरे भारत में किया गया था। वहीं अगर आपसे पूछ दे कि इंडिया लीग की स्थापना कब हुई थी, यहाँ तो इंडियन एसोसिएशन था, लेकिन आपसे पूछ दे कि इंडिया लीग की स्थापना कब हुई थी, तो इंडिया लीग की जो स्थापना हुई थी 1875 में हुई थी। और 1875 से एक चीज़ आपको और बहुत बार बताए हैं कि आर्य समाज की स्थापना भी हुई थी, लेकिन यहाँ इंडिया लीग आ गया। तो इसका संस्थापक कौन थे? तो शिशिर कुमार घोष। कौन घोष? तो शिशिर कुमार घोष। चलिए, सब एक पूछा जाता है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, तो आपको पता है 1905 में हुआ था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। तो यहाँ पर याद आया तो बता दिया गया। अब आइए प्रश्न नंबर 15 की ओर। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? तो ये कौन सा था? ये था अलाउद्दीन खिलजी, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। खिलजी वंश का शासक था। ये किस वंश से संबंधित था? तो खिलजी वंश से। और खिलजी वंश से संबंधित तो था ही, इसने सिकंदर की तरह, मतलब यह सिकंदर की तरह क्या करना चाहता था? विश्व विजेता बनना चाहता था। और यही सब बातों को ध्यान में रखकर इसने खुद कौन सा उपाधि धारण किया था? उपाधि पूछ लिया जाता है सिकंदर सानी और सिकंदर टू। बताइए, खुद उपाधि ले लिया क्योंकि ये उसकी तरह विश्व विजेता बनना चाहता था। ठीक। और ये अलाउद्दीन खिलजी ने धर्म को राजनीतिक से अलग रखा था। इसका शासनकाल चला 1296 से 1316 और इसने स्वयं को एक और उपाधि प्रदान किया था यामीन उल खिलाफत नासिरी। बताइए कैसा कैसा उपाधि खुद को प्रदान कर लिया था। लगता है इसको दूसरा कोई उपाधि देने वाला मिला नहीं था। कोई बात नहीं, मजाक में है। आप लोग बस पढ़ाई कीजिए, जैसे आप लोग को याद होता है याद रखिए। आइए प्रश्न नंबर 16 पे। पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में की जाती है? तो ये जो सम्मान, ये काफ़ी बार पूछा हुआ है। ये की जाती है भगवान जगन्नाथ के कहाँ है भगवान जगन्नाथ? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। इन्हीं के सम्मान में क्या किया जाता है? पुरी का रथ यात्रा। ठीक। चूँकि उड़ीसा का पुरी में, कहाँ? तो उड़ीसा का पुरी में। ये भी ध्यान रखना है कि उड़ीसा के पुरी में आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष को द्वितीय दिन के दिन भगवान जगन्नाथ की प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली जाती है। भगवान जगन्नाथ जो थे वो विष्णु जी का पूर्वावतार कहा जाता है इनको। किसका? तो विष्णु जी का, भगवान विष्णु जी का। और कृष्ण जी का इनको रूप भी माना जाता है। कृष्ण जी का एक रूप भगवान जगन्नाथ जी को माना जाता है। अगर पूछे जो रथ यात्रा निकलती है उस रथ का नाम क्या है? तो रथ का नाम ध्यान रखिएगा नंदी घोष। नंदी घोष। क्या इससे संबंधित मेरा यही आप लोगों के लिए रहता है कि जो भी प्रश्न हो उसको निचोड़ के आप लोग पढ़िए, ताकि क्या पूछेगा ऐसा पढ़िए कि उस प्रश्न का एकदम पोस्टमार्टम ही हो जाए और आपके एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम पूछेगा तो नंदी घोष। वहीं एक नाम और क्या पूछ लिया जाता है जब रथ का बात आया, तो सोचे बता ही देते। साथ ही साथ अगर आपसे पूछे कि भगवान बलभद्र, इनका भी रथ यात्रा निकलता है, तो इनके रथ का नाम क्या है? तो जल ध्वज। कौन सा ध्वज? तो जल ध्वज। एक रथ का और नाम पूछा जाता है, वो है क्या? तो सुभद्रा। कौन? सुभद्रा के रथ का नाम, सुभद्रा के रथ का नाम था देव दलन। कौन सा दलन? तो देव दलन।
और आप लोग ज़रूर नोट डाउन किया कीजिए, ये पॉइंट आपको हम बार बार बोलते हैं। अब आइए प्रश्न नंबर 17 पे। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो पहली रूसी क्रांति को जाना जाता है फरवरी क्रांति नाम से। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट आंसर। वही 1917 में बोल्शेविक की क्रांति हुआ और इस क्रांति का नेता कौन था, जिसको रूसी क्रांति कहा गया, पहली रूसी क्रांति। और इसका नेता भी पूछा जाता है कि नेता कौन था, तो नेता का नाम था लेनिन। कौन लीन? तो लेनिन। और रूसी क्रांति के द्वारा ही जार का शासन समाप्त हुआ था। इसी क्रांति के द्वारा प्रथम बार विश्व में मजदूर की सरकार का गठन किया गया था। तो एक पॉइंट यहाँ पर ये नोट डाउन कर सकते हैं कि रूसी क्रांति के द्वारा प्रथम बार विश्व में क्या हुआ था, मजदूर की सरकार का गठन किया गया था। मजदूर की सरकार का गठन किया गया था। ठीक, अब बढ़ जाते हैं आज के 18वें नंबर प्रश्न की ओर। किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया था? और आपको हम सिख गुरु 10 पढ़ा चुके हैं फुल डिटेल्स में, टॉपिक वाइज में। तो वीडियो सब बना हुआ है, प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। तो ये 500 बीघा ज़मीन किस सिख गुरु को दिया था? तो ये दिया किसने था पहले? तो अकबर ने दिया था, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और रामदास सिख को दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ये सिखों के कैवें गुरु थे? तो चौथे गुरु थे। ये ध्यान रखना है कि चौथे गुरु थे। इन्होंने अकबर से जो ज़मीन प्राप्त किया उस पर अमृतसर नामक शहर बसाया था। तो ये शहर अगर पूछ ले कि अमृत शहर किसने बसाया था, तो रामदास ने ही बसाया था, जहाँ पर एक प्राकृतिक तालाब भी था। और गुरु रामदास ने अपने पुत्र अर्जुन को उत्तराधिकारी नियुक्त किया और फिर गुरु पद को पैतृक बना दिया था। तो अगर आपसे ये भी पूछे कि गुरु पद को पैतृक किसने बनाया था, तो रामदास ने ही बनाया था। और गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर तालाब में हरमंदिर साहब की स्थापना की थी। किसकी की थी? तो हरमंदिर साहब की। और गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की भी रचना की थी। ये काफ़ी बार पूछा गया है कि आदि ग्रंथ की रचना किस सिख गुरु ने की थी? तो ये अर्जुन देव ने। अमृतसर का हरमिंदर के सोना का आवरण महाराजा रंजीत सिंह ने लगवा दिया था। जो ये गुरु अर्जुन देव ने हरमंदिर साहब का स्थापना किया था, उसमें सोना का आवरण किसके द्वारा लगाया गया था? तो महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेकिन हाँ, आप लोग को पता है कि 19वें नंबर प्रश्न पे जाने से पहले आपसे डेली 3 प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको इसका जवाब देना रहता है कमेंट सेक्शन में। तो सारे लोग जवाब दिया कीजिए जो भी वीडियो देखते हैं। आपके लिए आज है क्या कहता है हिस्ट्री का प्रश्न। देखते हैं क्या है आपके लिए प्रश्न। पहला प्रश्न है, आपको बताना है पंचतंत्र के लेखक कौन थे? और ये सब प्रश्न हम आपको डिटेल में पढ़ा चुके हैं, वही आपसे पूछा जाता है ताकि आपका और भी रिवीजन हो। दूसरा प्रश्न है आपके लिए कि प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? वर्ष आपको बताना है, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ वर्ष। ठीक। तीसरा प्रश्न है आपके लिए इब्ने बतूता। कौन बतूता? तो इब्ने बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? ये इसका राइट आंसर आपको बताना है। बाकी आपको पता है कि जो पिछले सेशन में आपसे बिहार स्पेशल सेशन का क्वेश्चन पूछा गया था, उसको आंसर आपको हम बता देते हैं। मिला लीजिएगा कि आपका सही कितना, कौन गलत है कौन सही। आपसे पूछा गया था पहला प्रश्न कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान किस जिला में है? तो वो है आपका पश्चिमी चंपारण जिला में। ठीक।
दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि किस आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता बिहार में सक्रिय था, तो भारत छोड़ो आंदोलन। प्लीज़ आप लोग सारे लोग कमेंट किया कीजिए। वहीं बात करें, तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि बिहार के किस ज़िले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, तो वो हो जाएगा भागलपुर ज़िला। तो ये तो आज का प्रश्न आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं आज के 19वें नंबर की ओर। पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो ये प्रयोग किया था किसने, चौधरी रहमत अली ने। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। सबसे पहले प्रयोग कब हुआ था, तो 1933 में। और इसका अर्थ क्या है, जो पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का जो अर्थ है वो है पवित्र देश, बस नाम का ही अर्थ है। बाकी तो आप लोग सब जानते हैं कि कितना ये पवित्र है, पाक नहीं नापाक है। वहीं बात करें कि पाकिस्तान शब्द का पहला प्रयोग 1933 में हुआ, चौधरी रहमत अली ने किया। तो इसमें बस इतने चीज़ें को आप लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के 20वें प्रश्न की ओर, जो कि होगा हमारा अंतिम प्रश्न। आप प्रश्नों की संख्या पे मत जाइए, इसका डिटेल देखा कीजिए कि आपको कितने सारे प्रश्नों की जानकारी मिल जाती है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटना को कालानुक्रमिक रूप से बताएं कि कौन सी पहली होगी, तो जान लेते हैं। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक। वहीं बात करें भारत छोड़ो आंदोलन की, तो भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो 8 अगस्त 1942 को। बारी बारी से सबका वर्ष जान लेते हैं। ध्वज सत्याग्रह की अगर बात कर ले, जिसको झंडा सत्याग्रह भी कहा जाता है, ये 1923 में चलाया गया था। जिसको कहाँ चलाया गया था, तो नागपुर में। तो नागपुर झंडा सत्याग्रह भी कहा जाता है, ये ध्यान भी रख सकते हैं, नागपुर झंडा सत्याग्रह। ठीक। और असहयोग आंदोलन की बात कर ले, तो ये कब, तो 1920 में। तो ये सब देख लेते हैं कि डेट के अनुसार कौन पहली घटना है। तो 1919 में कौन हुई थी, जालियांवाला बाग, यही सबसे पहले आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। तो आज के लिए सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और सब्जेक्ट का टॉप प्रश्नों का फुल डिटेल्स के साथ सॉल्यूशन लेके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।